नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, यानी इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया और यहाँ पे मैं उसको लिखित बताया जा रहा हूँ। यानी मैंने आपको उसमें सिंपली केवल लेक्चर ही था और इसमें आपको मैं पूरा लिखित डिफिनीशन के साथ मैं हर एक चीज को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखित नोट्स यानी प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो आप यदि मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी जो इसका न्यूक्लिक एसिड का जो पहला पार्ट है उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले जा करके देखिए, आप उसका लेक्चर देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर आप उसका पूरा नोट्स यहाँ पे उपलब्ध है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे पहला क्रोमोसोम्स, यानी हम लेक्चर में वहां पे चर्चा की थी गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए गुणसूत्र होता क्या है रियल में, या क्रोमोसोम्स या क्रोमोजोम्स भी बोला जाता है, तो इसे आप बोल सकते हैं कि इसे क्रोमोजोम्स भी कहा जाता है या गुणसूत्र भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे किसे कहते हैं गुणसूत्र, यहाँ देखिए मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ रहता है। ये तो आपको बहुत पहले से ही पता होगा, क्लास 9 में ही पढ़ा दिया, क्लास 8 में भी आजकल मतलब बुकों में पूरा कोशिका के बारे में दिया रहा है, तो आप वहां भी पढ़े होंगे कि हमारे जो शरीर का निर्माण है वो किससे हुआ रहता है, कोशिकाओं से हुआ रहता है। ठीक है, यानी इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबका निर्माण किससे हुआ रहता है, कोशिका से। इसीलिए कहा गया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका का जो जीवन का मूल इकाई होता है वो क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ रहता है, कोशिका से हुआ रहता है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके क्या करती हैं, हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, ठीक है, इसका तो खैर हम कोशिका में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए फिर, और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र होता है। देखिए मानव में गुणसूत्र संख्या में 46 और जोड़ों के रूप में 23 होता है। क्रोमोसोम्स को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इन कोशिकाओं में गुणसूत्र होता है। देखिए यानी किसी भी व्यक्ति में जो गुणसूत्र होता है वो हमारी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यानी हम एक कोशिका को अगर अलग करके देखेंगे तो उसमें भी क्या पाया जाएगा, एक क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी या लेक्चर में आप देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कोशिकाओं में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, और एक कोशिका की हम बात करें तो एक कोशिका को अगर निकाल के देखा जाएगा तो वहां पे पाएंगे कि उसमें भी गुणसूत्र है, और उस गुणसूत्र में क्या है, डीएनए, और डीएनए में क्या है, जीन्स। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या कंफर्म होगा कि जो मनुष्य में या किसी भी जानवर में जो उसका गुणसूत्र होता है वो उसके कोशिका में पाया जाता है ना, कि उसके ब्रेन में। ठीक है, तो जब कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसीलिए जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो माता पिता के थ्रू किसमें चले जाते हैं, बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हमारे ब्रेन में होता तो यहां पे होता क्या, जब अगर ये डीएनए हमारे ब्रेन में पाया जाता तो जो भी हम मतलब क्या है, जो भी जैसे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यानी तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रेन में अगर हमारा ये टोटली जो भी हम पढ़ रहे हैं अगर हमारे ब्रेन में रहता है, डीएनए अगर इसको डीएनए में रहता है यहाँ पे जो हमारे ब्रेन है, तो उसमें वहां पे क्या होता है, जो भी मतलब बच्चा पैदा होने वाला होता है उसमें टोटली उसका कैरेक्टर मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हमारे अंदर पूरे उसके अंदर चले जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सेल में पाया जाता है डीएनए। ठीक ना, तो इसलिए क्या होता है, जो हमारा जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, डीएनए के थ्रू यानी जो आने वाले बच्चे हैं उनके शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स उसमें दिखने लगता है। देखिए यहाँ फिर बात कर रहे हैं कि मानव में जो गुणसूत्र होता है वो अनपेयर्ड के रूप में 46 होता है, यानी संख्या की हम बात करें तो कितना होता है, 46 होता है, और फिर यहाँ पे जोड़ा के रूप में कितना होता है, 23 होता है। ठीक ना, तो देखिए अब यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट है हमारा, फिर क्रोमोसोम्स को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम्स है यानी गुणसूत्र है उसको क्या माना जाता है, यही क्या करता है,
आनुवंशिक कैरेक्टर्स को ढोने का काम करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम कौन करता है? एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है, यानी वेक्टर यानी वाहक बोला जाता है। वाहक किसको बोलते हैं? जो क्या करे, एक सामान को लेकर के ढो करके दूसरे जगह ले जाके स्थानांतरित कर दे, उसी को बोला जाता है वेक्टर यानी वाहक, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे वेक्टर क्या है, तो वेक्टर आपको मैं सिंपली वे में बता रहा हूं कि अगर एक रूम में कोई सामान है, उस सामान को उठा करके दूसरे रूम में ले जाकर रख देता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको वहां क्या बोलेंगे? हम वाहक बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप मक्खी के बारे में बात करें तो मक्खी क्या करती है? मक्खी अगर दूषित कहीं वस्तु पे बैठी है तो फिर आकर के वहां से क्या करेगी? शुद्ध वहां पे मतलब शुद्ध जो भोजन है उसमें आकर के बैठती है, तो वहां से जो उसका गंदगी है वो आकर के कहा उस भोजन में स्थानांतरित हो जा रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है? ढोने का काम कौन कर रहा है? मक्खी कर रही है, ठीक ना। उसी को बोलते हैं वाहक। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या है? वाहक का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पेरेंट से उसका जो आनुवंशिक कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है? उसको ले जा करके बच्चों में स्थानांतरित कर दे रहा है, कौन? गुणसूत्र। इसलिए इसको क्या नाम बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहां पे, और इन्हीं गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक ना। इन्हीं गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके 3 पार्ट में बटे रहते हैं। पहला होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स के सबसे ऊपरी भाग पे क्या पाया जाता है? सैटेलाइट। क्यों? ये सैटेलाइट के स्ट्रक्चर के नुमा होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सैटेलाइट, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो सेंट्रोमियर है, तो जो क्रोमोसोम्स है, जो गुणसूत्र है, उसके सेंटर में जो उसका सेंटर होता है उसका नाम होता है सेंट्रोमियर। क्या नाम होता है? सेंट्रोमियर। यानी जो मध्य वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का, गुणसूत्र का, उसको बोला जाता है टेलोमियर, यानी टेलोमेलर और टेलोमर बोला जाता है, ठीक है। टेलोमर उसको बोला जाता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसके? गुणसूत्र के, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। देखिए यहां पे क्रोमोसोम्स केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? देखिए न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और उस न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है? एक क्रोमोसोम्स पाया जाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए क्रोमोसोम्स केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और फिर डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। यानी डीएनए के खंड को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहां पे क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स को किसने खोजा था? तो वालेयर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है। यानी क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? वालेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर यहां पे डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। कितने साल में? तो 1953 में। जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने की थी, ठीक है। यानी जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन्स की खोज की थी। देखिए जीन्स क्या होता है? आनुवंशिकता का आधार होता है। जीन्स को ही आनुवंशिकता का आधार माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें माता पिता के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जो जीन्स होते हैं उसी में माता पिता के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको आनुवंशिकता का आधार माना गया है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे काम कौन करता है? जीन्स ही क्या करता है? आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करता है और पहचान कराता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वहां पे जो फीमेल है उसके गर्भ में जब बच्चा पलता है उस दौरान यही क्या करता है? डायरेक्शन करता है कि इसके 2 कान है, 2 नाक है, सॉरी 2 कान है, 2 आंख है, नाक इधर है, मुंह इधर है, यानी किस साइड में रहना चाहिए पूरा यही कंफर्म करता है। कौन? जीन्स करता है, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे तो कंफर्म हो गया। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखिए न्यूक्लिक एसिड में ही ऑलरेडी क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, ठीक ना। तो फिर हम यहाँ देखिए न्यूक्लिक एसिड या केंद्रक अम्ल भी इसको कहा जाता है। क्यों इसको केंद्रक अम्ल कहा जाता है? फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। यानी सॉरी न्यूक्लिक एसिड की, यानी न्यूक्लिक एसिड को क्या बोला जाता है? केंद्रक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ देखिए यह न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, यानी बहुलक होता है, और यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक। और इसी में अम्ल पाया जाता है, और इसी केंद्रक में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसको केंद्रक अम्ल भी कहा जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए
यानी कोई सेल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सेल है और सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, ये न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है। और न्यूक्लिक यहाँ पे जो केंद्रक है, इस केंद्रक में ही अम्ल पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, केंद्रक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे समझे आप कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और इसको क्यों केंद्रक अम्ल कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको केंद्रक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, फिर यहां देखिए, यह न्यूक्लिक एसिड जो होता है, यह न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, कौन होता है, पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे देखिए कि यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माता पिता के गुणों को, उनके कैरेक्टर्स को उनके आप स्प्रिंग में, यानी उनके द्वारा आने वाले बच्चों में स्थानांतरित होता है। ठीक है, कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए के सबसे छोटे खंड को क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। जीन्स की खोज किसने की थी, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, फिर यहां देखिए, यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है यह मेनली, देखिए हमें नहीं कहते हैं कि केवल न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, मतलब मुख्यतः यानी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी सेल्स में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत क्या सेल का अंग होता है। ठीक है, जो क्या करता है, पर्सनली अपने लिए डीएनए को रखता है। ठीक ना, क्या करता है, पर्सनली अपने लिए डीएनए को रखता है। यानी क्या आप यहां पे समझे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेड़ पौधों में। ठीक है, पेड़ पौधों में कहां पे डीएनए पाया जाता है, तो उनके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, फिर यहां देखिए, यहाँ पे कुछ डीएनए के कैरेक्टर्स को यहाँ पे देखिए, जैसे जब हम डायग्रामेटिक उनको समझेंगे डीएनए के बारे में, तो देखिए डीएनए का जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो डीएनए जो बना होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी वह क्वाइल स्ट्रक्चर होता है और इस प्रकार से होता है। ठीक है, डीएनए इस प्रकार से होता है, यानी ठीक है, यानी जो डीएनए है वह दो छोर से बना होता है। एक को बोला जाता है 3' से 3' to 5' और 5' to 3'। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पे देखिए, पहला इसमें क्या है, डीएनए के एक फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। जो डीएनए का एक फेरा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए यहाँ पे समझिए, क्योंकि आप इस चीज को यहाँ पे समझ जाएंगे तो आप आरएनए और डीएनए में डिफरेंस आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि डीएनए के एक फेरा की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरा, डीएनए के एक फेरा में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए के फेरा की, यानी एक फेरे की, यानी उसकी एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक फेरा जो होता है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। देखिए, डीएनए के एक फेरा में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फिर तीसरा, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। ठीक ना, अभी मैंने बताया आपको कि उसमें दो छोर पाए जाते हैं और इसलिए उसको बोला जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है, यानी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है कौन, डीएनए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे चौथा स्टेप कि जो एडेनिन होता है वो थायमिन से जुड़ा होता है। ठीक है, एडेनिन किससे जुड़ा होता है, थायमिन से, और कौन से बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक ना, आप बोल सकते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक ना, फिर यहाँ पे जो ग्वानिन होता है एक किससे जुड़ा रहता है, साइटोसिन से, और इसके बीच में कितना बॉन्ड पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और ये किससे जुड़ा रहता है, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी जो डीएनए होता है, डीएनए में कितने बेस पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। पहले का नाम है एडेनिन, दूसरे का नाम है ग्वानिन, तीसरे का नाम है थायमिन, चौथे का नाम है साइटोसिन। ठीक है, ये 4 बेस होते हैं, इससे मिलकर के क्या होता है, डीएनए बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहा टोटल, यहाँ पे जो इसका नोट्स था
आप इससे आप अब मैं इसको जो भी उसमें कुछ और भी टॉपिक है जिनको मुझे बताना है, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप उसको बताता हूं। देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट कौन है, डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए के बारे में अभी हमने आपको पूरा उसमें टोटल बताया। अब इसका सिर्फ डायग्रामेटिक है। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है उसी का पार्ट है डीएनए, और डीएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये डीएनए का क्या है, पॉलीमर होता है, यानी बहुलक होता है। डीएनए का बहुलक कौन होता है, तो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट जब मिला होता है, तो इन तीन चीजों से मिला करके बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ पे दिखाया गया न्यूक्लियोटाइड्स के दो पार्ट, पहला होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फेट। ठीक है, यहाँ पे फास्फेट को फास्फोरिक एसिड भी बोला जाता है, और इसका फार्मूला होता है H3, इसका फार्मूला होता है H3PO4। इसका क्या फार्मूला होता है, H3PO4, यानी फास्फोरिक एसिड भी इसको बोला जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के दो भाग, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, यानी इन दोनों से मिलकर के कौन बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना होता है। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, तो नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बना होता है। इसलिए मैंने आपको बताया क्या यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट मिलाकर के क्या बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ये दो से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर। तो कोई आपसे पूछता है कि न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, तो क्या बताएंगे, नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना होता है, तो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर के बना होता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कंफर्म। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है, तो नाइट्रोजन बेस किससे बना होता है, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है पायरिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो पायरिमिडीन है, इसके दो पार्ट होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो प्यूरिन है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। यानी जो हमने पहले आपको बताया कि डीएनए के कितने बेस होते हैं, तो 4 बेस होते हैं। ये यहाँ पे होता है ए, जी, सी और टी, यही न्यूक्लियस के 4 बेस होते हैं, जिसको बोला जाता है AGCT। AGCT। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, एजी तनी सुनी ना, ठीक ना, यहाँ पे AGCT, इसको आप, इसका ट्रिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए हमने जो पायरिमिडीन है इसका दो होता है, साइटोसिन, थाइमिन, और यहाँ पे जो प्यूरिन होता है, ये इसके भी दो पार्ट होते हैं, कौन, तो एक होता है यहाँ पे एजी यानी एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, तो और फिर यहाँ पे शुगर में देखिए, जब आरएनए होगा तो आरएनए के लिए राइबोज बोलेंगे, राइबोज शुगर। वही अगर बात करेंगे कि यहाँ पे डीएनए में, तो डीऑक्सी राइबोज बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और यहाँ पे आरएनए रहेगा तो राइबोज बोलेंगे। शुगर को, जब शुगर में 5 कार्बन रहेगा, यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे, पेंटोज शुगर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ए जुड़ा होता है थाइमिन से और जी जुड़ा होता है साइटोसिन से। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आप इसको इससे पहले जो भी आपने लिखा उसके नीचे इसको आप बना देंगे। ठीक है, यानी यहां तक। अब देखिए हम बात करेंगे सिर्फ आरएनए की। हमने डीएनए पढ़ लिया, ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, आरएनए। अब आरएनए को आप ध्यान से देखिए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कहां पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसकी जो संरचना होता है, जो इसका बनावट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इधर देखिए मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, एकदम इसी प्रकार जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक, फिर यहाँ पे जो इसका तीसरा स्टेप है, देखिए इसमें जो तीसरा स्टेप है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी AGCRU। इसमें जो
आरएनए के जो 4 बेस होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं 4, कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। यानी यहाँ पे जो थायमीन पाया जाता है डीएनए में, उसके स्थान पे क्या हो जाता है? यूरासिल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि डीएनए में से अगर क्या थायमीन को हटा दिया जाए तो उसके स्थान पे क्या आ जाता है आरएनए में? तो यूरासिल आ जाता है, ठीक है। यानी जब वहां से थायमीन हट जाएगा और यूरासिल जुड़ जाएगा तो आरएनए हो जाएगा, जब यूरासिल हट जाएगा थायमीन जुड़ जाएगा तो डीएनए हो जाएगा, ठीक। फिर बात करते हैं यहाँ पे देखिए, तो क्या आपने जाना यहाँ पे कि आरएनए के 4 बेस होते हैं, कौन कौन होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि डीएनए के भी 4 बेस होते हैं और वहां पे क्या क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे AGCT, ठीक है, और यहाँ पे AGCU, ठीक है। नेक्स्ट, यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यहाँ पे जो आरएनए होता है क्या करता है? प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। फिर यहाँ पे देखिए, अब बात आती है कि ये आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और तीसरा होता है यहाँ पे rRNA। देखिए यहाँ पे mRNA का मतलब क्या होता है? mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है? सिर्फ मैसेज को देता है। किसको देता है? मैसेज को। और ये क्या करता है? एमिनो एसिड को पहचानने में मदद करता है। यानी सिर्फ कौन? हमारे शरीर में ऑलरेडी नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी होती है? तो 20 होती है। और यहाँ पे 10 जो होता है वो नॉन इसेंशियल होता है, जो ऑलरेडी हमें पेरेंट्स के थ्रू प्राप्त हुआ रहता है, ठीक है। तो हमें उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आवश्यक जो होता है वो हम जब पर्यावरण से जो भी हम खाते पीते हैं उससे हमें 10 एमिनो एसिड प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक। तो ये क्या करता है? यह केवल जो आवश्यक एमिनो एसिड होता है उसको पहचान करने में मदद करता है, यानी पहचानने में मदद करता है, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। कौन? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर मतलब सूचना देने, सूचनाओं का क्या करता है? सूचना देने का काम करता है। यानी कि ये क्या है? ये आवश्यक एमिनो एसिड, इसको रख लो, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए। देखिए क्या होता है ट्रांसफर आरएनए? टीआरएनए का फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? यह आवश्यक एमिनो एसिड को लेकर के क्या कर देता है? राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है, यानी परिवहन का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे परिवहन का काम कौन कर रहा है? तो टीआरएनए कौन कर रहा है? टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है? जो आवश्यक एमिनो एसिड है उसको ले जाकर के राइबोसोम को देने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर राइबोसोम यानी आरएनए, जिसको आर यहाँ इस्तेमाल है, उसका मतलब क्या है? राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। और देखिए सबसे अगर हम प्रोटीन यहाँ पे बात करें कि प्रोटीन कहां पे बनता है सबसे ज्यादा, तो राइबोसोम में बनता है, ठीक है। यानी प्रोटीन निर्माण का घर किसको बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए फिर डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी जब डीएनए से आरएनए बने तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5वें स्टेप की, यानी आरएनए से पुनः डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहाँ पे देखिए हमने बताया कि पहले में देखिए जो पहला स्टेप था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो स्टेप है दोनों काफी महत्वपूर्ण है। जो पहला है डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब डीएनए से आरएनए बने तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और वही अगर बात करें जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 6वां स्टेप है इसमें क्या है? आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, डीएनए से डीएनए का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है। यानी जो एक डीएनए है वो सेम अपने ही जैसे यानी 2 कॉपी दूसरे डीएनए का निर्माण कर ले तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है रिप्लिकेशन, ठीक है।
फिर देखिए जो इसका यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, इस साइड में बस आपको इतना ही डीएनए में लिखना था। अब हम यहाँ पे आरएनए पढ़ रहे हैं, तो आरएनए में इसका थोड़ा सा इधर पार्ट है जो यहाँ पे नहीं आ रहा था, हमने इस साइड में लिखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिक कर दिया है कि हमें यहाँ तक डीएनए है और ये सब क्या है, यहाँ से लेकर के ये सब आरएनए का पार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ दिखाया है डीएनए से, यहाँ पे डीएनए से आप क्या देख रहे हैं, जब डीएनए क्या कर रहा है, खुद अपने ही जैसे 2 कॉपी दूसरे डीएनए का निर्माण कर ले रहा है, ठीक ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं, रिप्लिकेशन। यानी डीएनए जब खुद अपने जैसे ही डीएनए का निर्माण कर लेगा, यानी सेम उसी के जैसे, तो उसको बोलेंगे रिप्लिकेशन। फिर देखिए यहाँ पे, अब जब डीएनए से आरएनए बनेगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। फिर देखिए जब यही अगर पॉइंट यहां से देखिए एरो का चिन्ह अब इधर आ गया, यानी जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि रिवर्सल प्रोसेस हो रहा है ना। अब यहाँ देखिए, फिर अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, यानी कि आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको बताया डीएनए यानी क्रोमोसोम्स बताया, फिर न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट होते हैं, आरएनए, डीएनए के भी यहाँ पे बारे में मैंने आपको पूरा बताया, और फिर हमने बताया आपको आरएनए, ठीक है। यानी ये दोनों टॉपिक हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, और इससे आप अगर आरएनए और डीएनए दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इस आराम से डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए दोनों टॉपिक को आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आपके बोर्ड में श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, क्लास 12 के बच्चे यहाँ पे आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इस टॉपिक को आप पढ़िए, इसको बहुत अच्छे से, एक एक टॉपिक को समझिए अच्छे से, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो आज का यहाँ वीडियो रहा, इसमें जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।